मित्रों, आज हम लाए हैं हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग, जो प्रैक्टिस यानी अभ्यास पर आधारित है। इसमें हम प्रमुख 50 सवालों पर ध्यान देंगे, वर्क करेंगे। देखिएगा, पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा प्राथमिक इकाई किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर हम ध्वनि के दूसरा सवाल देखें, ध्वनि का लिप्यंतरण रूप यानी ध्वनि को जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? ध्वनि तो छोटी इकाई होती है, अब लिखने की छोटी इकाई ध्वनि का लिप्यंतरण होगा, तो वो क्या होता है? वो होता है वर्ण होता है। आगे देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वर्णमाला। अगला सवाल देखिए, स्वर और व्यंजन दोनों का मेल क्या है? तो मित्रों, एक वर्ण ऐसा भी है जो स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है, और वो है री। री बनता है रा पे हलंत प्लस ई से, तो कहलाता है री। ये व्यंजन और स्वर दोनों का मेल है, मिला है। हाँ, याद रखिएगा मित्रों, ये 12 खड़ी में इसका प्रयोग नहीं होता है री का। तो किस स्वरों में किस स्वर का प्रयोग 12 खड़ी में नहीं होता है? तो री का नहीं होता है। आगे देखिए, आगस स्वर, आगस स्वर के कौन सा है? तो आप जब स्वरों को देखते हैं, हालांकि वो आपके 11 स्वरों में नहीं आता है, बट एक रूप है स्वरों का, वो है ये आप इस तरीके से चंद्रमा, बिंदी नहीं, केवल चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा। तो मूल स्वर यह स्वर किसे कहते हैं? तो मित्रों, मूल स्वर यह स्वर कितने हैं? इनकी संख्या है 4। आ, ई, उ और रे, आयुरी, ये 4 हैं मूल स्वर या हस्वर। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अयोगवाह ध्वनियाँ, तो मित्रों हिंदी में अयोगवाह ध्वनियाँ 2 हैं। कौन कौन सी हैं? अंग और आहा। तो एक मात्रिक स्वर कौन कौन है, किसे कहते हैं? जिन पे एक ही मात्रा होती है। तो मित्रों, हस्त स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, अभी हम ऊपर देख चुके हैं। आ, ई, उ और री। आगे देखिए, द्विमात्रिक स्वर, तो द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वरों को कहते हैं। मित्रों, दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। इसके पहले वाले वीडियो हम देख चुके थे कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। आगे देखिए, दीर्घ स्वर जो बड़े पड़े जाते हैं, बड़े। जानना चाहते हैं कि अज्ञात कॉल के पीछे कौन है? इनकी संख्या 3 है, जिसे बड़ा पढ़ते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आगे देखिए, बहुमात्रिक स्वर, बहुमात्रिक स्वर जिनमें 2 मात्रा है, जिनमें 3 मात्राएं हैं। तो बहुमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? पुल्लिंग स्वर कहते हैं। इनमें 3 मात्रा होती है, तो बहुमात्रिक स्वर कौन सा है? पुल्लिंग स्वर। आगे देखिए, उच्छिप्त अथवा द्विगुण अथवा द्विस्पृष्ट वर्ण कौन सा है या व्यंजन? तो वो है ड़ा और ढ़ा, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन हैं। आगे देखिए, हिंदी में संयुक्त व्यंजन, तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। वो कौन कौन से हैं व्यंजनों में? देखिए, छत, त्रंग, ज्ञ और सरा। अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। आगे देखिए, हिंदी में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन है, कितने हैं? ये 4 हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। हिंदी में ऊष् व्यंजन कितने हैं मित्रों? ये भी 4 हैं। तीनों सा, सीटी वाला, खटपड़ वाला, सरवता वाला और हा। व्यंजनों में अर्धस्वर, तो व्यंजनों में अर्धस्वर कहा जाता है या और वा को।
देवनागरी को लोकनागरी किसने कहा था? तो विनोबा भावे ने कहा था। किसने कहा था? विनोबा भावे ने। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी एक लेख है, किसने लिखा था? तो महर्षि पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी को। उसी में लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आगे देखिए मित्रों, ध्वनि यंत्र। तो हमारे शरीर में ध्वनि यंत्र कौन है, यानी ध्वनि को निकालता कौन कौन है, किसकी किसकी सहायता से ध्वनि निकलता है? तो मित्रों देखिए, फेफड़ा, ग्रसनी, जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये सभी ध्वनि यंत्र हैं। यानी इन सब की सहायता से ध्वनि को निकाला जाता है। फेफड़ा, ग्रसनी, जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ और नासिका। आगे देखिए मित्रों, संयुक्त व्यंजन, अभी ऊपर चर्चा हुई थी संयुक्त व्यंजन कौन है, तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 हैं। आगे देखिए, 12 खड़ी क्या है? तो मित्रों, यदि हम व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ दें तो वो खड़ी होती है। तो सभी स्वरों को, उनकी मात्राओं को व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं तो 12 खड़ी का रूप होता है। इसमें एक ऐसा स्वर है जिसका 12 खड़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, वो री है। आगे देखिए, 12 खड़ी के रूप में ये सभी, जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, इस रूप में कक्का, किक्की, कुक्कू, केके, कोको, कंका, ये सारे के सारे 12 खड़ी के रूप हैं। आगे देखिए, अग्रस्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग के सहयोग से होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ई और ए। मध्य स्वर आ को कहा जाता है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सहयोग करता है, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और आ। आगे देखिए, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा को कहते हैं क्योंकि रा को बोलते समय हमारा जीवा लुंठित हो जाता है, मतलब लुटर बुटर जाता है। आगे देखिए, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं क्योंकि ला में पूरी तरीके से पार्श्व माने छत पर जी पूरी तरीके से लगा के बोला जाता है, ला। आगे देखिए, उदासीन स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर उदासीन स्वर कहलाता है आ, जिसमें ओष्ठ हरकत नहीं करता है, आ, इसलिए इसको उदासीन कहते हैं। आगे देखिए, विपरीत स्वर, इसके अंतर्गत बड़ा आ आता है। संवृत्त स्वर, आप देखिएगा संवृत्त स्वर कौन कौन होते हैं? तो ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, ये संवृत्त स्वर होते हैं। अर्ध संवृत्त स्वर कौन कौन होते हैं? ए, ओ, ये दोनों अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं। अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन होते हैं? आ, ए, औ, अर्ध विपरीत स्वर होते हैं। वृत्तमुखी स्वर कौन कौन होते हैं? जिसमें ओंठ वृत्ताकार घूमता है, गोल होता है, उ, ओ, और आगत वाले को। अवृत्तमुखी स्वर देखेगा, अवृत्तमुखी स्वर बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और ए। संघर्षी ध्वनि
संघर्षी ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसमें 4 व्यंजन आते हैं, पीछे चर्चा हो चुकी थी। तीनों सा और हा। चंद्रमा आप देख रहे हैं, इस चंद्र वाले का प्रयोग कहाँ होता है? तो चंद्रबिंदी का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। आप देखे होंगे तद्भव और तत्सम 2 प्रकार के शब्द होते हैं। वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं? तो देखिएगा, तो वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियाँ खा, आप देखिएगा खा, गा, जा और फा, इनके नीचे बिंदी। तो ये क्या है? वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार से क्या तात्पर्य होता है? तो स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियों को कहा जाता है। अनुस्वार क्या होता है? ये स्वर के बाद आता है और ये कैसा होता है? नासिक होता है, यानी नाक की सहायता से बोला जाता है। इसमें आता है अंग। आगे देखिए, तो अभी हमने देखा अनुस्वार क्या है, तो स्वर के बाद आता है नासिक, यानी नाक की सहायता से बोला जाता है। अंग क्या है? अनुस्वार है। तो भाषा की सार्थक छोटी इकाई, अगर बोले भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो तो ध्वनि होती है या वर्ण होता है। लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई तो शब्द होता है, जो कोई ना कोई अर्थ निकालता है। सभी स्वर वर्ण हैं, तो सभी स्वर वर्ण हैं। किस प्रकार के वर्ण हैं? अल्पप्राण हैं, तो सभी स्वर अल्पप्राण भी हैं और सघोष भी हैं, घोष या सघोष। इस प्रकार सभी स्वर इस श्रेणी में आते हैं। तो वा का उच्चारण स्थान है, तो मित्रों वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसीलिए दंतोष्ठ कहलाता है। दंत और ओष्ठ। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, का से मा तक। आगे देखिए, काकल वर्ण। काकल वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिएगा मित्रों, हा को काकल वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, ये स्वर यंत्रीय ध्वनि भी होता है। ये कैसा ध्वन है? स्वर यंत्री है, इसमें यंत्रों से स्वर की ध्वनि अधिक होती है। संघर्ष। ता किस प्रकार का उच्चारण व्यंजन है, यानी ता को बोलने में उच्चारण कहाँ से होता है? तो मैंने ट्रिक में बताया था, ता दंतब, यानी दंत से। तो किस प्रकार का दंत से उच्चारण होता है? मात्रा क्या है? तो मित्रों मात्रा क्या है? मात्रा वर्णों के समयावत को बोलते हैं। किसी स्वर को जब हम उच्चारित करते हैं तो उसका जो समय लगता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। तो ये किसका समय? स्वरों का समय होता है। आगे देखिए, ज्ञा का निर्माण किससे होता है? तो ज्ञा का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ज और इया से। तो जा पे हलंत, धन इया, इससे ज्ञा का निर्माण होता है। हिंदी किस भाषा परिवार में आती है? तो मित्रों भारोपी भाषा परिवार में आती है। जा का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। चा छा जा, तो चा वाली लाइन में आता है, चा वर्ण में तालव्य है। आगे देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, फिर उसके बाद लिपिक आता है वर्ण, फिर अक्षर, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, फिर बनता है वाक्य। तो ये सब छोटे भाग हैं भाषा के, यानी भाषा की इकाई है, इनसे भाषा का निर्माण होता है, भाषा के अंग हैं। हल का प्रयोग कहाँ होता है? तो मित्रों हल का प्रयोग होता है मूल व्यंजन में। जब हम मूल व्यंजन लिखते हैं तो उसके नीचे हल का प्रयोग करते हैं, हलंत लगाते हैं, अंत में हल यानी हलंत। हर्फ किस भाषा की विशेषता है?
अरबी फारसी। तो अरबी फारसी भाषा की विशेषता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। इस प्रकार मित्रों हिंदी वर्णमाला पे 50 सवालों का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।